So good evening everyone. Let's start our first lecture of magnetic effects of current. ठीक है, पहले इस चैप्टर के बारे में बता दूंगा आपको थोड़ा सा. ठीक है, इस चैप्टर के बारे में अगर देखते हैं तो सीबीएसई एग्जाम में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कम इस चैप्टर से 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में आ जाता है और थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से. इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं, थियोरेटिकल और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होंगे. ठीक है, ओके, चलिए तो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. एक सवाल पूछा है दिव्यांशु ने कि व्हेन वी विल डू आई. याद रखिएगा आई तभी होगा जब पहले लाइट पढ़ेंगे. इस चैप्टर के बाद लाइट पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे. 4 चैप्टर हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पहला पार्ट है, दूसरा लाइट और ह्यूमन आई है. ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर में चलेंगे. हम लोग लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. टुडेज डेट इज 14th of June और आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं. और इस चैप्टर की शुरुआत करने के पहले मैं थोड़ा आपको लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताना चाहता हूँ. लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी एक करंट के वजह से कैसे हीट प्रोड्यूस हो सकता है. और यहाँ यूनिट हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो कैसे एक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो इस चैप्टर में हमारा जो इन्फ्लुएंस होगा कि हाउ अ करंट कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट. लेकिन इन सब कहानी को पढ़ने के पहले सबसे पहले अपने को समझने की जरूरत है व्हाट डू वी मीन बाय मैग्नेट. हम मैग्नेट का मतलब क्या समझते हैं. कैन एनीवन टेल, क्या सिंपल वर्ड्स में मैग्नेट का मतलब क्या होता है? What do you understand with the meaning of magnet? Anyone? कोई मुझे बेसिक मतलब ऑफ मैग्नेट बताएगा क्या? आपके समझ मैग्नेट सुन के पहला चीज दिमाग में क्या आता है? Which attracts each other. ठीक है, which attracts metals. अगम्य ने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला है कि जो मेटल्स को अट्रैक्ट करता है. रागनी ने कहा which attract everything. निहारिका आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ कहना चाहते हो? कंगना, which attract metals. यानी काफी लोगों का मैं जो सुन रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि विच अट्रैक्ट मेटल. देखो एवरीथिंग तो नहीं होता है, इतना तो आप भी जानते हो, मैग्नेट सब कुछ तो अट्रैक्ट नहीं कर लेता है. ठीक है, जो मेजॉरिटी लोगों ने जैसे करिश्मा, रोशनी, सुमित सबने यही कहा मैग्नेट बेसिकली ऐसा सब्सटेंस को कहते हैं जो मेटल्स को अट्रैक्ट कर सके. लेकिन ये मैग्नेट का सही डेफिनेशन नहीं है. मैग्नेट सारे मेटल्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता. क्लियर है? किसको अट्रैक्ट करता है देखते हैं. तो मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है? मैंने बोला अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. सबको नहीं, हर मेटल को नहीं, किसको? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है. अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स किसको कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं हम लोग आयरन, कोबाल्ट, निकल. आयरन, कोबाल्ट और निकल को हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सके, जिसके पास खुद ही अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, आर सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल like iron, steel, nickel, cobalt, etc. Exact. It applies force on these objects. Clear है? मेरा जो ओवरऑल मतलब था कि मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉट ऑल मेटल्स. सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मेटल्स को जो अट्रैक्ट करेगा आर सेड टू बी मैग्नेट. और किसको करेगा? एग्जांपल याद रखिएगा, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, इन सबों को अट्रैक्ट कर सकता है. ऐसा नहीं है कॉपर को भी अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम को भी अट्रैक्ट कर लेगा. सारे मेटल्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक मेटल्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं. क्लियर है? जल्दी नोट डाउन करें सब लोग, जल्दी से सब लोग नोट डाउन करें. एवरीवन नोट दिस डाउन. मैग्नेट क्या होता है पहले हमने ये समझाने की कोशिश किया. ठीक है, मैं बताता हूं. देखते हैं अंकित, लेट्स होप, बस चांसेस हैं. ठीक है, अब सुमित ने पूछा सर कैसे ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं? होपफुली अंकित
पहले सब लोग इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बेसिकली क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, मैं आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्यों मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी एटम, किसी भी एटम में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसके अराउंड मूव करते हैं, उसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑर्बिट करता है मान लो। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तो क्या आप कह सकते हैं क्या कि चार्ज मूव कर रहा है? और अगर चार्ज मूव करने को क्या हम करंट कह सकते हैं क्या? तो याद रखिएगा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन अ मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, अ मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड। एक शब्द कहते हैं, ये सिलेबस में नहीं है, मैं जो अभी बता रहा हूं ये नॉट इन सिलेबस, अब समझ लीजिए कैसे होता है। आखिर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती कैसे, नॉट इन सिलेबस में बता दे रहा हूं पहले। आपका सवाल था कि सर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से कैसे अट्रैक्ट कर जाता है, तो मैं बता रहा हूं कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है हर एटम में, मैग्नेटिक मोमेंट। जिसके वजह से कोई भी मटेरियल क्या होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। क्लियर है? तो अपने को बस इतना ही याद रखना है कि मैग्नेट वो मटेरियल है जो सबको अट्रैक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को ही अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है क्या? और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है? हमने पढ़ा व्हाट इज मैग्नेट, एक मैग्नेट होता क्या है। जनरली आपका डेफिनेशन क्या था कि मैग्नेट इज अ ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स एवरीथिंग, विच अट्रैक्ट्स मेटल। नहीं, इट ओनली अट्रैक्ट्स सम मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। ठीक है, प्रीति पिंकी ने पूछा है सर व्हाई मैग्नेट अट्रैक्ट्स ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, व्हाई नॉट? मैंने पिंकी वही बताया, मैंने बोला कि क्या होता है कि सबके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्योंकि कोई मटेरियल ले लो, कोई मटेरियल ले लो, सबके पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा। लेकिन याद रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो कैसे अरेंज है। याद रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में सारे मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, इसके वजह से इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। लेकिन लेकिन अगर आप बात करें बाकी मटेरियल्स में, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे प्रोड्यूस होता है, ऑपोजिटली अरेंज होते हैं। इससे हम क्या कह सकते हैं कि इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। खैर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस विच वी आर फोकसिंग। हमने बोला कि यहाँ पे अगर आप 10th एग्जाम की बात करते हो, तो 10th एग्जाम में आपका फोकस होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी नहीं लिखने का। आप सीधा सीधा लिख सकते हो, आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल etc। क्लियर है क्या? अब दिव्यांशु ने पूछा है सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देखो, टाइप्स दो ब्रॉड टाइप्स है जिसको हम लोग जानते सिलेबस में पढ़ते हैं। क्लियर है? दो ब्रॉड टाइप्स है। वो ब्रॉड टाइप्स क्या है? एक होता है बार मैग्नेट और दूसरा होता है हॉर्स शू मैग्नेट। क्लियर है? गौर से देखिए, दोनों का फिगर बना हुआ है, कॉपी में सिंपल फिगर एक बना लीजिए, बार मैग्नेट और हॉर्स शू मैग्नेट। देखिए गौर से, तो दोनों मैग्नेट में दो पोल्स हैं। जो सबसे बड़ी चीज है कि टू पोल्स इन बोथ मैग्नेट, टू पोल्स। और ये 8th में पढ़ चुके हो तो मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर है? दोनों मैग्नेट में, हर मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। निहारिका ने पूछा सर दोनों में सेम क्या है? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बार मैग्नेट कैसा है, स्ट्रेट है। हॉर्स शू मैग्नेट कैसा है, कर्व्ड है।
क्लियर है? एक तरीके से अगर आप देखो तो हॉर्स का जो शू होता है, यानी घोड़े की जो नाल होती है, उसके तरह ये दिखता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट। क्लियर है? ये दो टाइप के मेजर दो टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, एक होता है बार मैग्नेट और दूसरा होता है हॉर्स शू मैग्नेट। क्लियर है? दोनों मैग्नेट, हर मैग्नेट में खासियत क्या होती है, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। बस इतना लिखने की जरूरत है, यह बहुत बेसिक्स पर है। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट, मैग्नेट कितने तरह के होते हैं, ये सब चीजें हम 8th वाली चीजों को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इज इट क्लियर? हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कुछ मैग्नेट के बारे में की पॉइंट्स बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? मैग्नेट में कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल पहचानती है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो हम क्या करते हैं कि हम मैग्नेट को ये हमारा मैग्नेट है। हम मैग्नेट को क्या करते हैं कि एक रस्सी से इसको क्या कर लेते हैं, टाई कर लेते हैं। एक मैग्नेट को रस्सी से क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, हैंग कर देते हैं। तो फ्रीली सस्पेंड जैसे ही करते हैं, मैग्नेट क्या हो जाता है, मैग्नेट अपने आप नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। मैग्नेट जो होता है वो अपने आप नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। सुमित, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, वो सिलेबस में बाद में पढ़ेंगे हम लोग। सुमित, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, वो हमारे टॉपिक में है और हम आगे पढ़ेंगे उसको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में। ठीक है सुमित? चलिए, तो मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक बार मैग्नेट लिया और बार मैग्नेट को एक रस्सी से फ्रीली सस्पेंड कर दिया, हैंग कर दिया। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि हमारा मैग्नेट है वो अपने आप नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। अब जो पोर्शन, जो साइड, जो मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ की तरफ अलाइन होता है, मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ की तरफ अलाइन होता है, उसको नाम क्या दे देते हैं, नॉर्थ पोल। और जो साउथ की तरफ अलाइन होता है उसको क्या नाम दे देते हैं, साउथ पोल। इज इट क्लियर? क्या क्या आप मैग्नेट में पोल्स को खुद ब खुद अलाइन कर सकते हो क्या आप? अगर मैं आपको बार मैग्नेट दूं तो क्या बार मैग्नेट को एक रस्सी से हैंग कर दोगे? हैंग करके क्या नॉर्थ और साउथ बता देगा क्या? जो नॉर्थ की तरफ होगा वो नॉर्थ पोल और जो साउथ की तरफ होगा वो साउथ पोल। लेकिन उसका उल्टा भी यूज करते हैं, याद करो, मैग्नेटिक कॉम्पास में ये हमको डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। मैग्नेटिक कॉम्पास हमको डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है, किधर हम मूव कर रहे हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, बार मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगला, the end which points towards north is called north pole of the magnet, whereas the end which point towards south direction is called south pole of the magnet. Is it clear? क्या क्या दोनों पॉइंट क्लियर है? क्या दोनों पॉइंट क्लियर है? द एंड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। क्लियर है? हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। जो एंड नॉर्थ की तरफ वो नॉर्थ पोल, जो एंड साउथ की तरफ वो साउथ पोल। क्या मैग्नेट का बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर है? क्या कि हाउ टू, क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वुड यू डिटरमाइन पोल्स ऑफ ए मैग्नेट? तो क्या बोलोगे? वी वुड फ्रीली सस्पेंड द मैग्नेट बाय ए थ्रेड, then magnet will itself align into a north south direction. The end directing towards north is called north pole, the end directing towards south is called south pole. Clear है क्या? Is it clear to all of you? सब लोग जल्दी लिखे इसको। मैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के पढ़ने के पहले मैं बेसिक मैग्नेट समझा रहा हूं, जो हम लोग क्लास 8 के लेवल पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके होते हैं। वो बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्लियर है सबको? चलो मैं रुक जाता हूँ 30 सेकंड, जल्दी लिख लें।
दिव्यांशु पढ़ना है। दिव्यांशु आप बहुत आगे की तरफ जा रहे हो, अभी चैप्टर स्टार्ट किया हमने। एक काम करते हैं, बेसिक्स पे फोकस करते हैं। हम ये 5-6 लेक्चर का चैप्टर है, हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे। सिलेबस में हटा नहीं है कुछ भी, इसलिए ये चैप्टर में लास्ट ईयर काफी कुछ हट गया था सिलेबस से। इस साल हमारे पास पूरा पार्ट पोर्शन सिलेबस में है, इसलिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जल्दी नोट कर ले इसको, देन वी कैन मूव अहेड। सब लोग कॉपी में नोट करते चले, डोंट वेट। मैं प्रॉपर नोट्स लिखवा रहा हूँ कि एग्जाम में आपको काम आएगा ये नोट्स, बोर्ड्स एग्जाम में। अगला, क्या ये नई चीज है? क्या आप ये पहले से नहीं जानते हो? अच्छा, निहारिका ने वेट करना होता है। निहारिका लिख लें जल्दी से, निहारिका लिख लें। लेकिन मुझे ये बात किसी ने बताया नहीं कि आखिर ये मैग्नेट अलाइन हुआ क्यों। ये भी तो सवाल आना चाहिए ना, एडिशनल क्वेश्चन में दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर ये मैग्नेट आपने बोला कि हैंग किया तो नॉर्थ साउथ में अलाइन हो गया, पर क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों नॉर्थ साउथ में अलाइन कर गया? तो मैं आपको एक छोटा सा फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं 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 अगम्या, देखो क्या होता है अगम्या, हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। याद रखिएगा अगम्या कि अर्थ जो होता है हमारा, अर्थ का हमारा ये एक्सिस है। तो याद रखिएगा कि अर्थ के एक्सिस में हम ये जानते हैं कि हमारा ये अर्थ के नॉर्थ पोल के पास अर्थ बेसिकली एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बिहेव्स एज अ मैग्नेट, बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, समझ लो खाली बस, फिर हटा दो। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, अर्थ, ये क्या अर्थ है? अर्थ बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। अब अर्थ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो सबसे बड़ी बात जो होती है कि अर्थ के नॉर्थ पोल के पास यहाँ पे हमारे उस मैग्नेट का साउथ पोल होता है, और यहाँ हमारा नॉर्थ पोल होता है। याद करिए, अर्थ जब एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी होगा। तो याद रखिएगा, अर्थ का साउथ पोल जो होता है वो क्या होता है? नॉर्थ के बगल में होता है। और अर्थ का और अर्थ का नॉर्थ पोल जो होता है वो साउथ के बगल में होता है। तो आपका कोई भी मैग्नेट जो होगा उसका नॉर्थ हमेशा इसके साउथ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा, और साउथ क्या होगा? इधर अट्रैक्ट होना चाहेगा। क्लियर है क्या? इसीलिए हमारा नॉर्थ मैग्नेट जो होता है वो अर्थ के मैग्नेट की वजह से अपने आप को नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर क्या सबको? मेरा मेरा सिंपल सा पॉइंट है। एक सवाल आ सकता है कि व्हाई डू अ मैग्नेट इज अलाइंड इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? ये सवाल आ सकता है ना, सर कैसे अलाइन कर गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में? तो हम लोग लिखते हैं ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अलाइन हो जाता है। सर 12th में पढ़ना है एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको इतना जानना चाहिए कि आखिर रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों अलाइन हो रहा है, क्यों अलाइन हो रहा है। फिर सिलेबस में नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, आप एग्जाम में जाके लिखाओगे और बाद बदले में मार्क्स हो जाएगा 0। तो हम इतना जानते हैं कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक मैग्नेट के बारे में देखो तो आप सब जानते हो कि लाइक पोल्स क्या होते हैं? रिपेल, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्या दिक्कत है आपको? लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये जानते हो ना? देख लो गौर से, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे। जल्दी से इसको फिगर बनाइए, फिगर नहीं बनाइए, लिख लीजिए स्टेटमेंट। साउथ साउथ क्या होगा? रिपेल करेगा। साउथ नॉर्थ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ साउथ भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? सिंपल सा है, सिंपल सा पॉइंट है। लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, सीधा हिसाब है। ठीक है, सीधा हिसाब है। तो लिखते हैं हम लोग, टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड टुगेदर विद सिमिलर पोल्स टुवर्ड्स ईच अदर। दो मैग्नेट को अगर सिमिलर पोल्स को एक साथ रख देंगे, देन दे रेपेल ईच अदर। whereas if two different poles are towards each other, then they attract। क्लियर है? सीधी सी बात है। जल्दी इसको नोट डाउन कर लें, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम पहले से जानते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। तो अभी तक हमने मैग्नेट पढ़ा, मैग्नेट क्या होता है, दूसरा मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं,
मैग्नेट के पोल्स का अगर समझ में आ गया, मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो कैसे अलाइन करेगा, और मैग्नेट के पोल्स अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया। जल्दी देखिए इसको। ये सब इस चैप्टर का बेसिक्स बता रहा हूं। अभी भी मेन चैप्टर के टॉपिक पे अभी तक हम नहीं पहुंचे, और एनसीईआरटी जो दिया गया वो मान के चलता है कि इतना आपको पहले से आता है, इसलिए क्वेश्चन भी इसे देता है। लिख लिया? अगर लिख लो तो एटलीस्ट सही है, ताकि मुझे पता रहे कि मैं आगे बढ़ सकूं, है ना। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिगर तो आपकी सोच रहे ये जरूरत है कि नहीं निहारिका? फिगर आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी, बहुत बड़ा फिगर समझने के लिए ठीक है। एक एक तो कम से कम बना लीजिएगा निहारिका, ठीक है। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ जो इस चैप्टर में हर वक्त आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन बाद में लिखवाऊंगा, अभी मत लिखिएगा, मैं समझाता हूँ पहले क्या होता है। तो मान लीजिए कि मेरे मैग्नेट का साउथ पोल है और ये मेरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मान लीजिए कि अगर इसके आसपास के रीजन में मान लीजिए आपने कोई मटेरियल लेके आए जो अट्रैक्ट होता होगा, यानी कौन सा, आयरन लिया, कोबाल्ट लिया, निकल लिया, स्टील लिया। तो मान लीजिए इसके रीजन में हम कुछ यहाँ पे लेके आए। अब इसके रीजन में कुछ यहाँ पे लेके आए तो हमने क्या देखा कि वो मटेरियल क्या हो रहा है, वो मटेरियल फोर्स लग रहा है उस मटेरियल पे। कैसे? वो मटेरियल क्या कर रहा है, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ देखा तो यहाँ भी क्या किया, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की। यहाँ भी देखा तो हमने क्या देखा, अट्रैक्ट करने की कोशिश किया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इन तीनों पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस। मान सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। मान सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस। क्या, कैसे, कुछ नहीं, हमको हमने देखा कि एक फोर्स तो लग रहा है, ठीक है। यहां भी मैग्नेटिक फोर्स, यहां भी मैग्नेटिक फोर्स अपने को लगा, मैग्नेटिक फोर्स, और यहां भी अपने को मैग्नेटिक फोर्स लगा। तो हमने क्या बोला कि जिस एरिया में और जिस रीजन में, जिस भी रीजन में मैग्नेटिक फोर्स हमारे वजह से लग रहा है, जिस भी रीजन में हमारे चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, बाहर मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उस पूरे रीजन को हमने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड का मतलब होता है रीजन। तो क्या नाम दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड इज अ, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है स्पेस और रीजन, स्पेस और रीजन, ठीक है निहारिका। हम बात कर रहे हैं मैग्नेट की नहीं, हम बात कर रहे हैं किसी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स की। फेरो मैग्नेटिक शब्द फिर से यूज कर रहा हूं, आयरन, कोबाल्ट, निकल की। वो तो मैग्नेट की तरफ हर जगह से अट्रैक्ट होगा ना। हम कैसे अट्रैक्ट होगा इसमें नहीं जानते निहारिका, उसके बारे में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हम अभी इतना जान रहे हैं कि वो मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्सपीरियंस हो रहा है, हम उस पॉइंट पे देख रहे हैं, तो उस पॉइंट को मैग्नेट की वजह से असर फील हो रहा है, इतना हम एज्यूम कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज द फील्ड इन द स्पेस और रीजन ऑफ अ मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच मैग्नेटिक फोर्सेस आर ऑब्जर्वेबल। मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली वो एक रीजन है इन द, इन द विसिनिटी। विसिनिटी वर्ड थोड़ा बहुत ज्यादा यूज आप लोग नहीं कर सकते, अगर तो लिख सकते हैं विसिनिटी की जगह इन द स्पेस और रीजन ऑफ अ मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच मैग्नेटिक फोर्सेज आर ऑब्जर्वर। मैं इसको थोड़ा और सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन लिख देता हूँ, सिंपल वर्ड्स में लिखता हूँ, इसको लिखिए आपको, ठीक है। it can be defined as it can be defined as it
it can be defined as the space or region around a magnet where magnetic forces are experienced. Is it clear? दिव्यांशु ने एक सवाल पूछा सर, if the cobalt is fairer than magnet, then sir correct or not? दिव्यांशु, दूर होगा नजदीक होगा इसके बारे में बात करेंगे. दूर होगा तो कम अट्रैक्ट होगा, नजदीक होगा तो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा. क्लियर है? तो अभी तक हमने बात किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है. मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इन सब रीजन को कहते हैं जिस रीजन पे बॉडी मैग्नेट जो होता है वो दूसरे बॉडीज को अट्रैक्ट कर सकता है. दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. इज इट क्लियर? क्या मतलब, मान लीजिए मैं मैग्नेट हूं, तो मेरे आसपास के रीजन में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो मैं उसको क्या कर लूंगा? अट्रैक्ट कर लूंगा. तो मैं अपने उस आसपास के रीजन को क्या कहूंगा? मैग्नेटिक फील्ड कहूंगा. इज इट क्लियर? क्या मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट अ रीजन और स्पेस अराउंड द मैग्नेट जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं. क्लियर है? इज इट क्लियर? ये बेटर डेफिनेशन होगा एग्जाम में लिखने के लिए. नोट दिस डेफिनेशन डाउन. नोट डाउन दिस डेफिनेशन. सुमित ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया. सुमित ने बोला लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड. बिल्कुल सुमित, बिल्कुल लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड भी इसी तरह काम करता है जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड काम करता है. जो दिव्यांशु आपने सवाल दूर और पास का पूछा, ये अगला सवाल, ये सवाल मैं अगले पॉइंट में डील करूंगा. हाउ आर मैग्नेट्स मेड? देखो, मैग्नेट बनाने के बहुत आसान तरीके हैं. ठीक है, मटेरियल को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बार बार हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप डाउन करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर करके मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, मैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं. दो तरह के बेसिकली मैग्नेट होते हैं, एक टेम्पररी मैग्नेट होता है और एक परमानेंट मैग्नेट. ठीक है, ये दोनों मैग्नेट बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस कर सकते हैं. हाउ तो सवाल फिर तो 12th का कॉन्सेप्ट में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हम लोग इंडस्ट्री में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. मैग्नेट्स का पावर भी डिफरेंस होता है ना. पावर, बिल्कुल पावर डिफरेंट होता है. मैग्नेटिक का पावर कहने का मतलब है अगम्य कि किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड वीक है, वो बिल्कुल डिपेंड करता है. सब लोगों ने लिख लिया तो जल्दी बताएं. दिव्यांशु, हमारे घर में जनरली टेम्पररी मैग्नेट लगता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. सुमित एंडर्स का. सुमित, गो अहेड. सर क्या ये एक मिथ है कि मैंने सुना है कि सर रेलवे ट्रैक पर अगर हम 5 रुपये का कॉइन रख देंगे उसके ऊपर से अगर ट्रेन जाएगी तो वो एक बाद में मैग्नेट बन जाता है. बिल्कुल मिथ है, हो ही नहीं सकता. मैग्नेट ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर सकता. ठीक, देख लिया? वेरी गुड. अब हमने एक बात समझ लिया. अभी तक मैं बहुत सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं कि मैंने ये समझ लिया कि एक मैग्नेट के चारों तरफ के रीजन में कुछ भी और मैग्नेटिक मटेरियल लाओगे वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा. क्लियर है? उसको अट्रैक्ट कर लेगा. तो उस पूरे रीजन को हमने बोल दिया फील्ड है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है. उसमें अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल ले जाइएगा तो आप अट्रैक्ट हो जाइएगा. क्लियर है? देखते हैं. तो अब एक नया टर्म आया. आखिर ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपने बनाया है, रीजन बनाया है, कहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रांग है और कहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट वीक है. ऐसा तो है नहीं कि हर जगह सेम ही मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. दूर जाएंगे तो कम होगा, नजदीक जाएंगे तो ज्यादा होगा. ये तो बहुत क्लियर बात है. देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए टर्म डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी. याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रेफर्स टू अ फिजिकल क्वांटिटी.
that is used as one of the basic measures of intensity of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, याद रखिएगा। और मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। क्लियर है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास अपना डायरेक्शन भी होता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं, देखिएगा, समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेट है, मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट है, जिसके नॉर्थ पोल है, जिसके साउथ पोल है, ठीक है। ठीक है, ये पोल मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा पोल साउथ पोल है, ठीक। अब आप खुद बताइए कि मान लीजिए मेरे पूरे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट, तीन पॉइंट्स हैं मेरे रीजन में। क्लियर है? मैं कह रहा हूं मेरे मैग्नेट के पास तीन रीजन है। आप मुझे बताओ कि कहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रांग होगा तीनों में? पी क्यू आर में कहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा, बताइए। क्यू पे कम होगा और आर पे क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसी से टर्म आता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, उसी को मेजर करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी, that is used to measure the strength या intensity of magnetic field। ये किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसका यूनिट जो होता है टेस्ला होता है, और इसका एक और यूनिट होता है गॉस। एक गॉस में 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है। याद रखिएगा, दो बड़े यूनिट्स हैं, एक है इसका टेस्ला और दूसरा बड़ा यूनिट है इसका गॉस। दोनों के बीच का रिलेशनशिप याद रखिएगा, एक गॉस में 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है। इज इट क्लियर? याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम मेजर करेंगे, उसके पास सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है। इसीलिए इसको एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी has strength as well as direction, hence it's a vector quantity, hence it's a vector quantity। क्या ये सबको क्लियर है क्या, कि हमने पढ़ा कि एक मैग्नेट के आसपास के रीजन में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मतलब कुछ भी लाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस पर। तो मैं कह रहा हूं जितना दूर रहेंगे मैग्नेट के उतना मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा, जितना नजदीक रहेंगे उतना स्ट्रांग होगा। इसी को मेजर करने के लिए, कितना स्ट्रांग कितना वीक मेजर करने के लिए टर्म लेके आए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। क्लियर है? फील्ड के स्ट्रेंथ को ये मेजर कर रहा है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। इसका दो यूनिट होता है, एक होता है टेस्ला, दूसरा होता है गॉस। क्लियर? यही है मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग जनरली बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यही था अब तक आपका बेसिक मैग्नेट जो हमने पढ़ना था। कहीं कोई दिक्कत है बेसिक मैग्नेट में तो बताओ, कहीं कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर करूंगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर के कोर में एंटर करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कैसे पोल्स बनते हैं उसके आइडेंटिफाई करते हैं, मैग्नेट के आसपास के रीजन में फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होता है कहाँ कम होता है, ये चार चीजें। निहारिका ने पूछा है सर गॉस एंड टेस्ला बोथ आर यूनिट। बिल्कुल, गॉस और टेस्ला दोनों यूनिट है। ठीक है, गॉस जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में होता है। क्लियर है? और टेस्ला जो होता है वो मीटर किलोग्राम और सेकंड में होता है। क्लियर है? टेस्ला इज विच यूनिट? टेस्ला यूनिट है देवेश, टेस्ला हमारा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट।
याद रखिएगा हमारा एसआई यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वो है टेस्ला। क्लियर? जल्दी इसको लिख लेते हैं, फिर वी कैन एंड द टॉपिक, और हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं मेन। जल्दी नोट इट डाउन। क्लियर निहारिका? वेरी गुड। सुमित हैंड रेस किया हुआ है? सुमित पहले कहिए क्या? चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग इस चैप्टर के मेन पार्ट पे आ रहे हैं, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो अभी तक हमने पढ़ा वो मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक टॉपिक का हमारा बेसिक्स था जो हमको जानना जरूरी था। उसके बिना हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन अब हम शुरू करने वाले हैं अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है अपना मैग्नेटिक, ये एक अपना पॉइंट है करंट, और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, इसको अगर सही मायने में अगर समझना हो, इसको इसके बारे में जानना हो, सिंपल कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट। करंट, जैसे करंट से हम लोग हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी तरीके से करंट में हम लोग करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि एक इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से हम लोग मैग्नेट भी बना सकते हैं। हम लोग मैग्नेट की तरह भी उसको मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बड़ी डिस्कवरी किसने किया? तो ये बड़ी डिस्कवरी किया ऑरेस्टेड ने। ऑरेस्टेड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इसको स्टडी किया। और ऑरेस्टेड ने बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको आप लोग भी बड़े साफ साफ शब्दों में लिखेंगे। ये हायर क्लासेस तक इसको पढ़ाया जाता है, और बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। तो ऑरेस्टेड ने क्या लिया? तो ऑरेस्टेड ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया। ऑरेस्टेड ने क्या ले लिया? सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया। इलेक्ट्रिक सर्किट आप समझते हो, मतलब कि करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का पाथ है। क्या किया हमने? हमने करंट ले लिया, हमने पूरा लूप ले लिया, हमने हमने क्या लगा दिया? एक की लगा दिया, हमने इसको की लगा दिया, हमने हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने। गैल्वेनोमीटर लगा दिया, की लगा दिया, और बगल में एक मैग्नेटिक कॉम्पास रख दिया। इसके अगल बगल में क्या रख दिया? एक मैग्नेटिक कॉम्पास रख दिया। क्लियर? निहारिका आपने पूछा कैसे? निहारिका हम लोग इसी का जवाब ढूंढने के लिए टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे अज्यूम कर लिया। हमने क्या कर लिया? इलेक्ट्रिक सर्किट अज्यूम कर लिया। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हमने सबसे पहले क्या रखा? ऑरेस्टेड ने क्या किया कि स्विच को ऑफ रखा। यानी कोई स्विच ऑफ मतलब क्या होता है? करंट इक्वल्स टू क्या होगा? स्विच ऑफ होगा तो करंट इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो। तो पहला एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया? व्हेन स्विच इज टर्न्ड ऑफ, तो जैसे स्विच ऑफ था तो हमने देखा कि बगल में जो मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, मैग्नेटिक कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे। याद रखिए, मैग्नेटिक कंपास क्या करता है? मैग्नेटिक कंपास एक मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है।
कि क्या किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है क्या, बट हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक कॉम्पास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब बड़ा क्लियर था कि एज नो करंट पासेस थ्रू द सर्किट, सर्किट में कोई करंट पास नहीं कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक कॉम्पास शोज नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। क्लियर है? अगर नो डिफ्लेक्शन है इसका मतलब नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो एक बात, ऑर्शट का पहला एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया। करंट की वजह से हमने देखा था कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो अभी तक तो नहीं हुआ है कम से कम। तो पहला एक्सपेरिमेंट था व्हेन स्विच इज टर्न्ड ऑफ। इज इट क्लियर? क्या क्या पहला एक्सपेरिमेंट क्लियर है सबको? सब लोग इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ध्यान से देखो, कहीं भी कोई दिक्कत है पूछो। मैंने एक सिंपल सा सर्किट बनाया है। सर्किट याद रखिए, किसी एक्सपेरिमेंट में तीन चीजें इंपॉर्टेंट थे। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, और तीसरा है कंक्लूजन। पहला एक्सपेरिमेंट है कि करंट इज स्विच इज टर्न्ड ऑफ। स्विच क्या है, मेरा ऑफ है, ठीक है। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं मिल रहा। आर बॉक्स कुछ नहीं है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, क्लियर है? एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, क्लियर है? तो हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस बॉक्स है, हमने रेजिस्टेंस बॉक्स है, सिंपल करंट के फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस तो सर्किट में चाहिए ना। तो हमने क्या कर लिया, सर्किट में रेजिस्टेंस डाल, ठीक है। देखिए एक्सपेरिमेंट देखा तो ऑब्जर्वेशन देखा, कोई डिफ्लेक्शन कंपास में नहीं मिल रहा मुझे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। तो हमने कंक्लूड क्या किया कि डिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना प्रोड्यूस होगा, जीरो। इज इट क्लियर? क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज जीरो। क्या पहला ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्लियर है क्या सबको? क्या सबको ऑरेस्टेड का पहला एक्सपेरिमेंट क्लियर है क्या? इसको साफ साफ लिखे सब लोग, इसको साफ साफ लिखे। ऑरेस्टेड का पहला एक्सपेरिमेंट साफ साफ लिखे, कहीं भी कोई दिक्कत है सब लोग। यही एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे जा करके हमारे पूरे इस चैप्टर को क्लोज डाउन कर देगा, खत्म कर देगा। सर्किट में क्योंकि करंट नहीं है, सर्किट में करंट जीरो है, करंट जीरो है, तो डिफ्लेक्शन भी क्या मिला मुझे, जीरो मिला। जल्दी से नोट कर लें तो बताएं। आपको कुछ नहीं करना है, तीन चीजें लिखनी है, लिखनी है एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। और एक फिगर बनाओ, सारे में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, एक फिगर बनाइए आप, एक फिगर बना लीजिए और उसी में सब कुछ लिखते चलिए। टेंथ में एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पहले आते थे वहां, खूब इंपॉर्टेंस के साथ। लिख लिया दिव्यांशु? निहारिका ने बोला, निहारिका बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ नहीं हुआ इसमें। सर अब क्या लिखा दिव्यांशु, समझा नहीं मैं। चलिए लेट्स डू सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब हमने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया। आप बताओ, स्विच को ऑन करोगे तो क्या करंट फ्लो होने लगेगा क्या? आप बताओ, क्या सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा क्या? बिल्कुल दिव्यांशु, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में छोटे तौर पर एनसीईआरटी में दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है, यही चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। अब हमने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को ऑन कर दिया तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, वायर में करंट फ्लो कर जाएगा। वायर में जैसे ही करंट फ्लो हुआ, हमने क्या देखा, हमारे मैग्नेटिक
कंपास में डिफ्लेक्शन मिल गया। बड़ी बात है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन, अगर हमने ये ऑब्जर्व किया कि कंपास में डिफ्लेक्शन मिल गया, मतलब जरूर वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा। तो क्या हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या कि करंट के फ्लो करने की वजह से हमारे कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ? बोलिए, तो क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं क्या? एज करंट पासेस थ्रू सर्किट, मैग्नेटिक कंपास शोज डिफ्लेक्शन। तो कह सकते हैं B इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। या सिंपल सा कंक्लूजन लिख सकते हैं, और में लिख सकते हैं करंट कैरिंग वायर, सिंपल सा करंट कैरिंग वायर produces magnetic field। देखिए, आपके दोनों चैप्टर, निहारिका, मैंने बोला कि जैसे हमने स्विच ऑन किया, ये एक्सपेरिमेंट है, जो हम देख रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। जैसे स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करने लगा, तो हम क्या करते थे, वायर के बगल में एक कॉम्पास रखे हुए थे। अचानक हमने कॉम्पास में क्या देखा, कॉम्पास क्या हुआ, कॉम्पास में हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ। कॉम्पास में क्या हुआ, हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ। तो कॉम्पास में डिफ्लेक्शन हुआ, तो आप बताओ मैग्नेटिक कॉम्पास में डिफ्लेक्शन कब होता है? जब वहां पे कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। जब कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो कंपास में डिफ्लेक्शन क्यों होगा? तो क्या इस बात से साबित नहीं हो गया क्या कि अच्छा, उस वायर के में करंट के फ्लो करने की वजह से एक फील्ड प्रोड्यूस हो गया वहां पे? बोलिए, कांट वी से अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो अब हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया और हमारा कंक्लूजन हो गया। और मैं अगर सीधा सीधा कहूं, मैं अगर सीधा सीधा बोलूं, तो कह सकता हूं करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? पूरा जो आपको आगे पढ़ना है, सब कुछ इसी एक्सपेरिमेंट में क्लियर हो जाएगा। तो क्या इस चैप्टर का मतलब समझ में आ गया क्यों कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? क्योंकि एक करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। दैट वाई इट वाज कॉल्ड एज टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है? और सेम नाम से चैप्टर आपको 12th में भी पढ़ना होता है, सेम नाम से। बस इतना ही 10th और 12th का फर्क होता है कि आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ना होता है 10th में, आपको फॉर्मूला 12th में पढ़ना होता है। लिखिए जल्दी। तरनजोत, कोई दिक्कत है क्या? निहारिका, अंकित, पिंकी, पीयूष, रागिनी, इज इट क्लियर क्या? कंगना, आपने पूछा कि सर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। याद रखिएगा, आपके सिलेबस में वैल्यू निकालने के लिए नहीं है। 12th में जब जाते हो तब वैल्यू निकालते हो। ठीक है? निहारिका ने बोला, निहारिका, आई डोंट नो निहारिका, आपका मैसेज में समझा नहीं। अच्छा, वैल्यू बताने के लिए निहारिका बोल, निहारिका मैं कह रहा हूं, याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, उसके लिए हमें फॉर्मूला जानना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं एंड में बता दूंगा, टेंशन मत लो, मैं फॉर्मूला बता दूंगा। और फॉर्मूला भी कोई ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लेंगे तो आपका बहुत बड़ा एनर्जी लग जाएगा उसमें। सिंपल फॉर्मूला है, मैं बता दूंगा। क्लियर है? तो अपने को 3-4 एक्सपेरिमेंट करने के बाद फॉर्मूला भी मैं आप लोगों से ही बनवा दूंगा। फॉर्मूला भी आप खुद बना सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो क्या दूसरा एक्सपेरिमेंट सबको क्लियर है? फराज ने कहा है लास्ट पेज में 1 सेकंड देखना है, फराज देख लो। फराज देख लीजिए। फराज से यस, देन ओनली वी कैन मूव, वी विल मूव अहेड। फराज आप कहोगे यस तभी आगे बढ़ेंगे।
हो गया। चलो चलो बच्चों, तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक बात साबित ऑरेस्टेड ने कर दिया। ऑरेस्टेड ने दूसरे एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया कि एक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर गया। ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैनकाइंड है। ये बड़ी डिस्कवरी है कि एक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बड़ी डिस्कवरी, ठीक है। ऑरेस्टेड ने कर दिया दूसरे एक्सपेरिमेंट में। अब आता है अगले बारे में उस बात करने। तो कहा, ऑरेस्टेड ने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि सर्वायर में हम लोग करंट को इंक्रीज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, करंट इज इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आपको मैं एक और आइडिया देता हूं, रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों यूज किया है। अच्छा एक बात याद करो, आप लोग तो सीधा सीधा रेजिस्टर लगा देते थे। आप तो कहोगे ना कि सर सीधा सीधा रेजिस्टर क्यों नहीं लगा दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों बना दिया। रजिस्टर बॉक्स एक ऐसा चीज होता है जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, रियोस्टेट की तरह होता है ये। तो हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस चेंज करके करंट चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि करंट को इस सर्किट में इंक्रीज करके देखा, क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। तो हमने क्या किया, करंट को इंक्रीज किया। तो हमने करंट को इंक्रीज किया तो एक बड़ा चीज अपने को ऑब्जर्व हुआ। क्या देखा हमने ऑब्जर्व किया कि जो डिफ्लेक्शन है हमारा, डिफ्लेक्शन जो हमारा है वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब बहुत बड़ी बात आ गई सब सीरीज में। इसका मतलब बड़ी बात आ गई कि डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस, कंपास में डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब आ गया कि अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। क्या हम कह सकते हैं क्या इससे कि एज करंट पासेस थ्रू सर्किट इंक्रीजेस, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेस। तो क्यों ना कह दें कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्यों ना कहें कि करंट अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। और फॉर्मूले का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हमने समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और ये बात आप भी समझ सकते हैं, अगर करंट की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतना ही ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगा। करंट को बढ़ाएंगे तो फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। इज दिस क्लियर। क्या सबको थर्ड एक्सपेरिमेंट क्लियर है। यानी सिर्फ करंट की वजह से प्रोड्यूस ही नहीं करता, ऑरेस्टेड ने कहा कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। करंट को बढ़ाओगे तो फील्ड बढ़ेगा। बड़ी बात थी ये भी एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड ने तीसरे एक्सपेरिमेंट से एक और नया चीज प्रूव कर दिया। दिव्यांशु मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप कुछ पूछना चाह रहे हो। दिव्यांशु गो अहेड, पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, इसका जो है सर ऐसा यूनिट वो बी क्यों है सर। ऐसा मैग्नेटिक यूनिट फील्ड बी कहाँ लिखा है। नो सर, हेयर है इधर। ऐसा यूनिट गौर से देखो, ऐसा यूनिट टेस्ला लिखा है क्या। नो सर, रिप्रेजेंट ये बी से क्यों होता है सर, मतलब वो पूछना चाहते हैं। कोई नाम नहीं है, आप करो कुछ और, तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरली आपको हर जगह बी से रिप्रेजेंट किया हुआ दिखता है। रिप्रेजेंटेशन तो आपके ऊपर, आप कैसे करना चाहते हो ना, डिपेंड नहीं करता। कोई 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 उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग ई से लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ई से लिख देते हैं, तो इसको कुछ नया नाम देना होगा तो बी लिख दिया। चलिए, क्या तीसरा एक्सपेरिमेंट क्लियर है सबको। धीरे धीरे ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डेवलप हो रहा है, ठीक है। हम लोग चौथे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ एक्सपेरिमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हमने सोचा कि अब करंट का स्ट्रेंथ तो बढ़ा दिया था, एक काम करते हैं, करंट का डायरेक्शन बदल के देखते हैं। तो हमने क्या किया, इस बार करंट के पोलैरिटी को गौर से देखो, बदल दिया। इस बार करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया। करंट का डायरेक्शन क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इन द सर्किट।
करंट का डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब तो ये बड़ी बात हो गई। अब करंट के स्ट्रेंथ को चेंज नहीं किया, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो जैसे ही हमने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया, वैसे ही देखा कि डिफ्लेक्शन जो हो गया वो भी रिवर्स हो गया। इसका मतलब एक और बड़ी बात आ गई। इसका मतलब कि जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ करंट के मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, करंट कितना ज्यादा है, करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है बाहर में, वो करंट के स्ट्रेंथ और करंट के डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन चेंज, फील्ड चेंज। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? तो एक्सपेरिमेंट 4 का ऑब्जर्वेशन हमारा मिल गया। आप पूरा फिगर मत बनाइए, आप ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन पे फोकस कीजिए। ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया कि वो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड इन द मैग्नेटिक कंपास इज रिवर्स्ड। क्लियर है? निहारिका, मैं समझा देता हूं। निहारिका, हमने जब करंट का डायरेक्शन ऊपर, करंट का डायरेक्शन पिछले केस में क्या था, करंट का डायरेक्शन हमने क्या देखा था पिछले केस में, ऑपोजिट था। ठीक है, इस पिछले केस में करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह उल्टा था। अभी हमने क्या किया, करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो हमने देखा कि करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने की वजह से, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इज इट क्लियर? पिंकी ने बोला कि सर हाउ कैन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। पिंकी, बैटरी के पोलैरिटी को चेंज करके, पिंकी हम लोग बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो पहले पॉजिटिव नेगेटिव था वो नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया। कंक्लूजन क्या है? as current passes through circuit is reversed, as current passes through circuit reversed, deflection in magnetic compass also reversed, hence magnetic field depends on direction of current। यानी करंट पे, करंट के स्ट्रेंथ पे ही नहीं, करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि चौथे एक्सपेरिमेंट हमने प्रूव कर दिया कि ये किस पे डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, पांचवा, लास्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग लास्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर कंक्लूजन करेंगे और आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखते हैं, जल्दी लिख लीजिए सब लोग, 30 सेकंड का टाइम देता हूं। देखो पिंकी, मैग्नेटिक कॉम्पास जो होता है ना, वो ऐसे होता है, कुछ एक सर्कल टाइप होता है और उसमें एक मीटर लगा होता है ऐसे। जैसे ही हमने देखा कि ये गया है, ये इसका नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट ऐसे होता है। याद रखिएगा, मैग्नेटिक कंपास का न्यूट्रल स्टेट ऐसे होता है। अगर एक तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है तो कुछ ऐसे हो रहा है। जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया, डिफ्लेक्शन कैसे हो गया, ऐसे हो गया। इज इट क्लियर? क्या मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरीके से अपना डिफ्लेक्शन चेंज करता है। चलिए, हियर वी आर विद द लास्ट एक्सपेरिमेंट, और यही लास्ट एक्सपेरिमेंट से अपने को क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है कि व्हेन मैग्नेटिक कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द सर्किट, हम क्या किए कि मैग्नेटिक कंपास को वायर से दूर लेके गए, सर्किट से दूर लेके जाके देखने की कोशिश किए कि आखिर इसके डिफ्लेक्शन में क्या चेंज हो रहा है। हमने करंट चेंज नहीं किया, हमने करंट बिल्कुल वही रखा। हमने बोला करंट जो पिछले वाले केस में था, करंट को बिल्कुल वही रखते हैं, और देखने की हमने कोशिश किया कि आखिर डिफ्लेक्शन में क्या चेंज हुआ। बड़ा चेंज मिला, डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड। डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड, रिड्यूस्ड। डिफ्लेक्शन जो हो गया वो रिड्यूस हो गया। इसका पक्का मतलब क्या है? इसका पक्का मतलब है कि हमारा फील्ड क्या हो रहा है, वीक होता जा रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारा अगर करंट की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे जितना दूर जाएंगे फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो इतना तो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर ही देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बोलिए, डिस्टेंस अगर वायर से बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है क्या? मान लीजिए, एग्जांपल दीजिए, हमारे पास एक पॉइंट P है और हमारे पास एक पॉइंट Q है।
आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां स्ट्रॉन्गर होगा? टेल मी, वेयर विल द मैग्नेटिक फील्ड बी स्ट्रॉन्गर? दिव्यांशु, आपने कहा क्यू पे। दिव्यांशु आप मुझे बताओ क्यू क्लोज है या पी क्लोज है वायर, करंट कैरिंग वायर से? पी। तो अगर पी क्लोज है तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट जो ज्यादा क्लोज होगा वहां पे फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू। यानी डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फील्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो आपको क्या क्या समझ में आया अभी तक कि अच्छा, एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करंट बढ़ाएंगे फील्ड बढ़ेगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स कर जाएगा। अगला, अगर करंट कैरिंग वायर से दूर जाएंगे तो फील्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। इन्हीं सब फॉर्मूले से, इन्हीं सब ऑब्जर्वेशन से एक बड़ा फॉर्मूला बनता है जो कहते हैं हम लोग बायट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, बायट-सैवर्ट लॉ। निहारिका, मैग्नेटिक कंपास को अगर अंदर सर्किट के रखेंगे तो भी उसमें डिफ्लेक्शन मिलेगा अपने को। ठीक है, और किधर मिलेगा इसको, अगर यानी आप कहना चाहते हो कि सर एक वायर है, वायर के इस साइड डिफ्लेक्शन, अगर दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? तो रिवर्स हो जाएगा डिफ्लेक्शन। कंगना ने बोला सर करंट को डिक्रीज करेंगे तो कंपास में डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। कंगना, करंट को डिक्रीज करेंगे तो कंपास में डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज करेगा। क्लियर है? तो इसी सब ऑब्जर्वेशन से पांचों ऑब्जर्वेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी पांचों ऑब्जर्वेशन से 12th के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। क्या फॉर्मूला है? मान लीजिए एक करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है आई। निहारिका लिख लीजिए फिर एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए एक करंट कैरिंग वायर है आई, और मान लीजिए कि अपने पास कोई पॉइंट है पी, कोई पॉइंट है पी। तो याद रखिएगा ये पी है और पी से डिस्टेंस कितना है? आर है। क्लियर है? इस करंट कैरिंग वायर से उस पी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो आर है। तो याद रखिएगा जो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, बी जो प्रोड्यूस होगा, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर है? और बी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर। जितना दूर हम जाएंगे करंट कैरिंग वायर से फील्ड उतना ही वीक होगा। क्या ये क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? क्या सबको ये बात क्लियर है? एज करंट इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड विल गेट स्ट्रॉन्गर। नहीं, आर रेजिस्टेंस नहीं है निहारिका, आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, वायर से डिस्टेंस है। कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, कोई भी डाउट है पूछिए। एक्सपेरिमेंट 4 लिखना है किसी को? लिखना है पिंकी? पिंकी लिख लीजिए जल्दी से। कोई भी डाउट है तो पूछिए इस टॉपिक में। अगर आपको सिंपल और स्टेट एक्सपेरिमेंट और मैग्नेट दो ही चीजें पढ़ाया, अगले दिन इसको रिवाइज करके आओ, कोई दम नहीं है टॉपिक में। ये चैप्टर समझते समझते चलना है, सिर्फ कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है इसमें। कहीं भी कोई दिक्कत है पूछना है। दिव्यांशु, कहूत किस चीज पे? कहूत तो हम कर चुके हैं ना लास्ट टॉपिक पे, सबने बोला तो अभी। लास्ट डे पूरा कहूत ही हुआ था शायद। पिंकी, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तुरंत। नहीं तरनजोत, दिस चैप्टर इज नॉट बोरिंग। ये आगे कई नई चीजें लेके आएगा तरनजोत। आज मैंने बस रिकॉल करवाया है, आज मैंने बस रिकॉल करवाया है टॉपिक को।
चैप्टर पे फोकस करें, रिवाइज करें कॉन्सेप्ट को, अगले दिन से उसमें कई नई चीजें आएंगी जहां पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग और नई नई चीजें पढ़नी होती हैं हमें, बहुत से नए जनरेटर, मोटर, कई चीजें हमें पढ़नी है। निहारिका, आई डोंट नो विच कंट्री, आई डोंट रिमेंबर दैट, किस कंट्री से बिलोंग करता है। तरनजोत समझ में आया टॉपिक? तरनजोत, युवराज, समझ में आया क्या टॉपिक? जो ऑलमोस्ट it's all electric and magnetic experiments have been carried out in 1860s. 1860 के आसपास सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी किए गए। क्या आज का टॉपिक आया समझ में? आज आपको क्या क्या पढ़ना है मेन? तो आज आपको एक बेसिक मैग्नेट थोड़ा पढ़ लेना, और अगला और एस्टेड एक्सपेरिमेंट, यही दो चीजें हैं आज के लिए आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट डे जब मिलेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट डे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे। आकाश, आपने पूछा है सीजीएस यूनिट। सीजीएस का मतलब आकाश होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। याद रखिएगा, जनरली स्टैंडर्ड यूनिट में दो ही तरह के यूनिट चलते हैं। एक चलता है अपने पास सीजीएस, एक चलता है अपने पास सीजीएस, और दूसरा चलता है एमकेएस। बिल्कुल क्लियर क्या? समझो तो रिजल्ट आज मिल जाएगा। आकाश, तो एमकेएस जो होता है उसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड। क्लियर है? मीटर किलोग्राम सेकंड कहते हैं उसको। ठीक है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। चलिए, ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।